आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होते हैं, समास को कैसे प्रयोग किया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर परिभाषा पर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में क्या दिया हुआ है, एक रसोई घर है, एक घर है ना। दो चीजें आपको दिखाई हुई हैं, एक रसोई और दूसरा घर। अब अगर आप कहते हैं कि रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर को हमने जोड़ दिया, दो शब्द हैं अलग अलग, इनको हमने जोड़ दिया तो उन्हें क्या कहेंगे, रसोई के लिए घर, अर्थात रसोई घर। तो जो ये के लिए शब्द है और जो रसोई घर में छुप गया है, उससे यही समास हमारा यही कार्य करते हैं, इन्हीं को समास कहते हैं। जैसे अब देखिए दूसरा है आलू अलग है, पूरी अलग है। ये दोनों हमें अलग अलग वस्तुएं पता है कि आलू अलग होते हैं और पूरी अलग होती है। अब अगर हम इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, आलू और पूरी, यानी कि अब जो ये आप एक चिन्ह देख रहे हैं और की जगह, अब आलू और पूरी लिखने की जगह हम ये जो योजक चिन्ह लगाते हैं, इसी को यही छुपे हुए समास हमारे होते हैं, राइट। अब देखिए समास क्या होते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या होता है, संक्षिप्त करना किसी चीज को। संक्षिप्त शब्द हमने बहुत जगह पर हम पाठ में भी पढ़ते हैं, बहुत जगह पर सुना होता है। संक्षिप्त का अर्थ होता है किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप। तो इसका शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनाते हैं, उसी शब्द को, जो नया शब्द बना है उसी शब्द को समास कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है रसोई के लिए घर, तो हम इतना बड़ा वाक्यांश प्रयोग ना करके हम कहेंगे रसोई घर। तो हमारा काम रसोई घर अगर हम किसी के सामने बोलते हैं तो बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाता है, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि रसोई के लिए घर, है ना। तो आसानी से समझ में आने वाला शब्द है कि रसोई घर ही मतलब रसोई के लिए घर। तो इसी को समास कहा जाता है, बड़े शब्दों का छोटा रूप करके लिखना, उनका संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द जो हैं वो समास कहलाते हैं। अब देखिए समास बनता कैसे है। समास में दो पद होते हैं, समास का पूर्व पद और उत्तर पद। अब इन दो पदों के द्वारा ही समास की रचना की जाती है। जो पहला पद होता है समास का, उसे पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। देखिए रसोई घर, यानी जो रसोई है ये हमारा पूर्व पद है, घर जो है वो हमारा उत्तर पद है। हथ कड़ी, हथ हमारा पूर्व पद है और कड़ी उत्तर पद है। नील कमल, नील हमारा पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। राजपुत्र, इसी प्रकार राजपुत्र में भी राज हमारा क्या है, पूर्व पद, और पुत्र हमारा उत्तर पद है। सामासिक शब्द क्या होता है, जब समास के नियमों से बना हुआ अर्थात निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था रसोई घर, तो रसोई हमारा पूर्व पद है, घर हमारा उत्तर पद है, तो इससे जो नया शब्द बना वह है हमारा रसोई घर, अर्थात यह हमारा समस्त पद कहलाएगा। ऊपर वाले उदाहरणों के साथ दिया हुआ है आपको, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, ये हमारा समस्त पद है। नील और कमल अर्थात नील कमल, ये हमारा समस्त पद है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये हमारा समस्त पद है। अब आप समझ गए, यानी तीन चीजें हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनी है। उन दो शब्दों में पहला पद
पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, और जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। समास का विग्रह यानी उसको अलग अलग कैसे किया जाता है। अभी तक तो हमने ऊपर देखा कि उसको जोड़ा कैसे जाता है, अब इसको अलग अलग कैसे करते हैं। पेपर में आपके पास दोनों तरह से ही प्रश्न आ सकता है कि आप समास बनाइए या फिर समास का विग्रह कीजिए, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप दोनों तरीके से ही सीखे। अब यहाँ पर सामासिक शब्दों के बीच में के संबंध को स्पष्ट करने को ही समास विग्रह कहते हैं। यानी सामासिक शब्द जो हमने ऊपर बोला है कि समस्त पद है, तो यहाँ समस्त पद क्या है, माता पिता। ठीक है, तो अब इनका विग्रह यानी इनको वैसे ही बना देंगे जैसे हम बड़ा करके बोलते हैं, इनका विग्रह इनको अलग अलग कर देंगे। तो माता और पिता, और विग्रह के बाद जो है वो सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं। अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। जैसे माता पिता, अब देखिए इनके बीच में योजक चिन्ह लगा है। अब ये आपको माता और पिता, अब यानी आपका जब इसको आप विग्रह करके बोलेंगे तो माता और पिता लिखेंगे। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, समास विग्रह, यानी विग्रह अलग अलग करके लिखना। अब आइए देखते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अब अव्यय क्या होते हैं, हमने अविकारी शब्द पढ़े हैं। अविकारी शब्द जिसमें कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चारों आते हैं। तो अव्यय इन्हीं को बोलते हैं। अव्यय मतलब जिसमें बदलाव ना हो, किसके कारण, लिंग वचन कारक और काल के कारण अगर जिसमें बदलाव नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। तो इसी से बना है अव्ययी भाव समास। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो अव्यय है। तो अव्यय में अविकारी होते हैं वो, यानी उनमें कोई भी विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए जैसे आपको उदाहरण के लिए दिए हुए हैं, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, घर घर, प्रत्येक घर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर, निर्विवाद, बिना विवाद के। अब देखिए इनमें ये शब्द नहीं बदले हैं, अव्यय शब्द नहीं बदले हैं, ये एज इट इज रहे हैं, ये जो के त्यों रहे, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे शब्दों को आप अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब आगे देखते हैं। तुलसी कृत, शाकाहारी, नेत्रहीन। तुलसी द्वारा कृत, कृत मतलब लिखा गया, रचा गया। शाकाहारी, शाक को खाने वाला। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। जो ये हमारे सारे उदाहरण थे अव्ययी भाव समास के। अब दूसरा समास आ जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप हो जाना यानी वो गायब हो जाते हैं। कारक हमने पढ़े थे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना। ये वाले 8 जो होते हैं हमारे वो कारक होते हैं। अब देखिए सारी ग्रामर एक दूसरे से लिंक्ड है, सब कुछ हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब यहाँ कारक की भी जरूरत हमें पड़ रही है ना। इसीलिए हमें ग्रामर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक कहीं पर भी आ जाता है इसका, है ना।
तो यहाँ देखिए इन्होंने कहा है कि कारक का जो है लोप हो जाता है, यानी वो गायब हो जाते हैं, वो फिर दिखते नहीं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है राजा का पुत्र, तो जो का शब्द है, ये का है, ये कारक चिन्ह है, कारक है ये, है ना। तो इसीलिए यहाँ जब हम इसका समास में परिवर्तित करेंगे इसको, तो हो जाएगा राजपुत्र। का हमारे पास रहा ही नहीं, राह के लिए खर्च, तो इसका लोप हो गया, के लिए का राह खर्च। ज्वर से ग्रस्त, ज्वर ग्रस्त, ज्वर होता है बुखार। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। तो अब आप देखेंगे कि जितने भी ये के लिए, से, के, का ये लगे हैं, ये सब कारक चिन्ह हैं। और कारक चिन्हों का जब हम तत्पुरुष समास में इन्हें बदलते हैं तो इनका लोप हो जाता है, यानी ये गायब हो जाते हैं। ये हमें मेन जो सामासिक पद होता है उसमें दिखाई नहीं देते। अब आगे देख चलते हैं। अब तत्पुरुष समास के जो हैं हमारे भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा जाता है। इसीलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद माने जाते हैं। अब ये 6 भेद आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि तत्पुरुष में किसका प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का, और जब हम समास बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। आप ये देखेंगे तो ये कारक हैं सारे, कर्म कारक है ना। कर्म कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, ये सब आपका जो है कारक में प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ भी इनका प्रयोग हुआ, तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं जब आपको कारक चिन्ह और कारक के नाम अच्छे से याद होंगे। अब पहले में कर्म कारक में दिया है माखन चोर, माखन को चुराने वाला, यानी कर्म, कर्म होता है, काम किया जा रहा है, तो माखन को चुराने वाला। करण तुलसी कृत, यानी तुलसी ने लिखी, के द्वारा, यानी किसके द्वारा लिखी गई, तुलसी के द्वारा लिखी गई। संप्रदान देशभक्ति, यहाँ पे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब संप्रदान कारक में के लिए आता है तो देश के लिए भक्ति। अपादान, अपादान में से, रोग से मुक्त। संबंध, संबंध में हम संबंध, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण वनवास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती। तो आप में और पर अधिकरण के जो है कारक चिन्ह हैं, तो आप इनके कारक चिन्ह याद कर लेंगे तो आपको तत्पुरुष समास को पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपको ये बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं, लेकिन आपको तत्पुरुष समास अच्छे से समझने के लिए कारक का पता होना जरूरी है। तो आप एक बार कारक चिन्ह और कारक जरूर पढ़ें। अब दूसरा देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास को किस प्रकार से हम समझेंगे। इस समास का उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। हमने उत्तर पद क्या बताया था, जो पहला पद है वही उत्तर पद होता है, वो प्रधान होता है। इस समास में सामासिक शब्द, यानी जो जोड़कर बनने वाला जो शब्द है वो विशेषण और विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बना होता है। विशेषण और विशेष्य हमने पढ़े हुए हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है ना। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। अब इनको आपने विशेषण विशेष्य उपमा भी दी, उपमा दी जानी पहले से ही देखिए। चरण कमल, या उपमेय और उपमान क्या होते हैं, इसमें देखिए जैसे किसी की उपमा दी जाए। अब यहाँ कहा गया है कि कमल के समान चरण। अब ऑब्वियस है कि कमल तो फूल होता है एक, है ना, उसके समान यानी उसके जैसे। नीला है जो गगन, जो गगन नीला है, गगन नीले रंग का है। चंद्र जैसा मुख, यानी जो चेहरा है
मुख है वो चंद्रमा की तरह सुंदर है। यानी यहाँ उपमेय और उपमान का प्रयोग किया गया है और विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है? इसमें पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होता है, यानी उसमें संख्याएं होती हैं और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो आप इसकी जो पहचान है वो इसकी पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है, क्योंकि देखिए इसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा, यानी उसमें संख्या लिखी हुई होगी, या कभी कभी उत्तर पद भी जो है हमारा वो संख्यावाचक हो जाता है। जैसे इसमें देखो नवग्रह, नव यानी 9 से संबंधित है, दोपहर 2 आ गया, त्रिवेणी त्रि यानी 3, पंचरत्न पंच यानी 5, त्रिलोक मतलब 3, शताब्दी 100, पंसेरी 5, है ना। तो आप इसको सबसे ज्यादा आसानी से पहचान सकते हो और ये किसी पूरे एक समूह की तरफ संकेत करता है। तो इसमें द्विगु समास में आपका संख्यावाचक होता है पूर्व पद। इसकी पहचान इसलिए सबसे ज्यादा आसान है। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए द्विगु समास के। नवग्रह, नव यानी 9 ग्रह, चौराहा, 4 यानी चारों तरफ से बना हुआ, जिसके चारों तरफ सड़कें हों, 4 सड़क वाला, चौराहा रास्ता, तिरंगा, तिरंगा 3 रंग वाला। तो आप इसको बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, यानी उल्टे। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही विलोम हो, है ना। इसका विग्रह करने पर और, अथवा या एवं का प्रयोग किया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व यानी आपको इसमें बेसिकली योजक चिन्ह लगा हुआ मिलता है, तो आप इससे भी इसकी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए जैसे लिखा है जलवायु, जल और वायु, अपना पराया। अब ये उल्टा हो गया, अपना और पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। यानी जब इनका विग्रह करते हैं तो क्या क्या हमने अभी बोला था कि और, अथवा, या, एवं, इन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। रात दिन, योजक चिन्ह लगा है, रात और दिन। माता पिता या भाई बहन, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा है। राजा रानी, ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब देखिए अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जब हम समास बनाते हैं तो पूर्व पद उत्तर पद होता है, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कोई भी पद मुख्य नहीं होता। जब 2 पद मिलते हैं और तीसरा पद बनाते हैं तो वो तीसरा पद प्रधान माना जाता है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं, यह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब बहुव्रीहि कैसे? देखिए गजानन, गज का आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका। आनन होता है सर, यानी गज मतलब हाथी, जिसका हाथी का सर है, तो अर्थात गणेश। तो गणेश को यहाँ पर मुख्य पद माना जाएगा। गज का आनन है जिसका। त्रिनेत्र, त्रि प्लस नेत्र से मिलकर बना है, लेकिन जो दूसरा अर्थ है
इसका नया शब्द जो बनता है शिव, यानी 3 नेत्र हैं जिनके, वो है शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, वो है शिव। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, जिनका लंबा उदर है वो है गणेश। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान न होकर, दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर जो नया शब्द बनता है वो प्रधान होता है। चलो, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके सही उत्तर देने हैं। अब बताइए, इसमें सोचिए। पाप, पुण्य, यह कौन सा वाला समास है जिसका उदाहरण है ये, है ना? ऊपर हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था, जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जिनमें योजक चिन्ह लगा होता है। बताइए बताइए। मुझे उम्मीद है आपने सोच लिया होगा और बिल्कुल सही सोचा होगा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखा था ना हमने कि जो एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे हों और जिनके बीच में क्या लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, पाप और पुण्य। अब दूसरा देखते हैं। दशानन, दस है आनन जिसके, यानी दशानन। आनन अभी मैंने आपको बताया सर, तो अभी हमने पढ़ा ये कौन सा समास होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। बहुव्रीहि समास, जो हमने अभी पढ़ा है ना? यानी इसमें दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद जो बनता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा मुख्य पद होता है। अब ये देखिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अब ध्यान दीजिए, किस किस समास में कहा था कि गिनतियां आती हैं, संख्यावाचक होता है पहला पद। ध्यान से सोचिए। मुझे लगता है आपने गैस 100% कर लिया होगा और आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, द्विगु समास है ना, इसमें पहला पद संख्या वाची होता है। तिरंगा, फिर से 3, यानी फिर से वही आपका उत्तर द्विगु समास। ठीक है। राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। अब देखो कौन सा समास था जिसमें हमने कारक चिन्हों का प्रयोग किया था, जिसके 6 भेद भी थे कारक की तरह। जब मैंने आपको बोला कि कारक हमें याद कर लेने चाहिए इनको समास को पढ़ने से पहले, यानी कौन सा हुआ, राजा का पुत्र। का जो है इसमें क्या है, कारक चिन्ह है। तो देखिए तत्पुरुष समास। अब देखो, समास के कितने भेद होते हैं अभी हमने पढ़े हैं, कितने हैं आप गिनिए जरा। चलिए उत्तर देखते हैं। टोटल होते हैं 6 भेद। अब देखो, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? पहला पद जिसका प्रधान होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। चलिए उत्तर देखते हैं। अव्ययी भाव समास, जो हमारा सबसे पहला समास था। अब बताइए, तत्पुरुष समास जो है उसके कितने भेद होते हैं? हमने वैसे तो उसके 8 माने थे, लेकिन मुख्य रूप से उसके कितने, जब हमने अभी पढ़े हैं ना, कितने हैं? 6 भेद होते हैं। राधा कृष्ण, फिर से देखिए योजक चिन्ह आ गया। अब तो इसको पहचान ही आप लेंगे 100%, है ना? द्वंद्व समास। पंचवटी, फिर से पंच आ गया यानी संख्या, तो द्विगु समास। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे समास जो हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।